क्या पढ़ाए थे? वेद वगैरह पढ़ाए थे। चलिए, जल्दी आप लोग, याद है कि नहीं आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाए थे कुछ? जब तक आप एप्लीकेशन लाइव कीजिए, हम पीछे से धून धान के आते हैं एक दो ठोको। ये आलू, तू बता, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तुम खड़ा हो। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? हैत्री। भैया वो तो ज्ञाता होता थे सा, वो भी हैत्री उसका ज्ञाता नहीं है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? मतलब उसी से मिलता जुलता दूसरा वेद। गंधवेद नहीं, अब बैठ जाओ। गंधवेद नहीं है, गंधर्व वेद। तुम बाबू पीछे घूमो, तो हट जाओ भैया, बेंच पे खड़ा हो ना। मारने में नहीं बनेगा, खड़ा हो जल्दी। हम खड़ा होंगे तो फिर ज्यादा थूट देंगे ना। उधर एप्लीकेशन लाइव पे तो लोग पीछे देखा कर, लड़कवा कौन सी देख रही है सब। वो ये जो भकोल टाइप का एकरा का फायदा है देख के। चल जल्दी खड़ा हो। हाँ हाँ। अरे इस पे, इसको थूथूर पे लग जाएगा, खड़ा ऊपर। पीछे घूम, उधर देख। हट जाओ ना। हाँ उधर उधर देख, हाथ टूट जाए। हमारा नाम हंसाएगा सबकी। खान सर क्या पढ़े हैं? आप बताओ बाबू। ऋग्वेद के जो ज्ञाता थे उन्हें क्या कहा जाता था? जैसे हमने ऋग्वेद बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो हमारे नाम के आगे क्या लगेगा? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम है ना। आप हटिए, पीछे पीछे, ये दीजिए, ये। हाँ हाँ, ये। और उधर हट जाओ, हट जाओ। एप्लीकेशन लाइव हो गया? लाइव हो गया? आगे कितने लड़के अभी आ गए सब? 6-7 हजार आ जाए सर, तो कितने आ गए सर? चलिए, एप्लीकेशन वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग, लाइव वाले सब लोग गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा जब तक आप लोग लाइव हो रहे होते हैं तब तक हम पीछे धो देते हैं। देखो भैया, होत्री इधर से जवाब दे रहा है एप्लीकेशन वाले। आप लोग पटना आ गए हैं ना, बहुत मुश्किल से माँ बाप पैसा दिया है। एप्लीकेशन वाले लड़के या लाइव सेंटर वाले लड़के आपसे कम पैसे में पढ़ रहे होते हैं। सबसे कम तो एप्लीकेशन वाले पढ़ते हैं। लाइव वाले लोग के लिए भी अच्छा सुविधा है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जमुई का क्लास बंद था, आपका सेंटर चेंज हो रहा था, इस वजह से जमुई वाले लोग, आपका सेंटर अभी नया खुल गया, अब आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेहनत करके पढ़ाई कीजिए ना। कल चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएं आपको, नोट्स दिए, याद कराएं। अब आपको क्या लगता है दूसरा दिन आएगा आपको पढ़ने के लिए? मेरा नाम हंसाएगा सब? नहीं हंसाएंगे सब। हमारा नाम हंसाएगा। हम सेम वैसे ही पीटते हैं जैसे लॉकडाउन में पुलिस पीटती है। डंडा का भी अंतर नहीं है, यही डंडा था लॉकडाउन में पुलिस के। ठीक है। और लड़का और लड़की दोनों को एकदम सेम पीटते हैं। कोई मतलब भेदभाव नहीं, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हुमच के मारो। यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जो यहाँ क्लास केवल इसलिए छोड़ दी कि बहुत बुरी तरह से पीट दिए। देखो को तो बुखार लग गया था, गार्जियन लेके आई थी। हम कहे कि देखिए आपकी लाडली बेटी बहुत प्यारी है, तो आप इसे प्लीज घर में रखिए या मेरे पास मत भेजिए। हाँ, हमारे पास सब बराबर है। ये थोड़े पहचानता है कि लड़का है कि लड़की है। और हम पीटते नहीं है, पीटता तो ये है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। आवाज बढ़ा दीजिए। एप्लीकेशन वाले लोग लाइव सेंटर जल्दी बैठिए। जमुई बिहार शरीफ सेंटर नंबर 1। यो लड़की सब लेट आती है सब, जल्दी बैठो बाबू। इसके पहले हम आपको क्लास में समझा दिए थे वेद के बारे में। वेद की संख्या 4। हर वेद का अपने ज्ञाता थे और हर वेद का एक उपवेद था और उस उपवेद के अपने ज्ञाता थे। और वेद का, हर वेद के पास 2 या 1 की संख्या में ब्राह्मण ग्रंथ थे। एक ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का ट्रिक क्या था? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तुकी।
उस बताया था गंध वेद, गंधर्व वेद को गंध वेद। देखो ये तो भैया ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का सामवेद का बताइए तो क्या था? हाँ, पंचवीस, सामवेद का पंचवीस, पंचवीस। और यजुर्वेद का सतपथ और तहतर। और गोपथ, गोपथ किसका था? हाँ, अर्थर्व वेद। तो ये तक तो बता दिए थे आप लोग को। आप लोग इसको रिवाइज अच्छे से करिए, लोग जितने लोग हैं अपने लॉज वगैरह में सबको बताते रहिए। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है दूसरे को पढ़ाइए, अदरवाइज रिवीजन करते रह जाइएगा। यहाँ लाखों लड़के आते हैं लौट के पटना से चले जाते हैं, पटना का रिजल्ट का रेशियो केवल 4% है। आपके क्लास में जितने लड़के बैठते हैं या आपके लॉज में जितने हैं या पटना में जितने लड़के हैं, यहाँ केवल 4% का रिजल्ट होगा। ये हम नहीं कह रहे, ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा अपने लॉज का। जो लापरवाही करेगा वो ऐसे होगा। जुनून, जवानी, ये दो ऐसा चीज है कि एक बार चढ़ गया तो फिर उतर जाता है। अब हम लोग बुढ़ौती की ओर चढ़ेंगे कि और हटा कटा होंगे लोग। वैसे ही जुनून होता है, एक बार अगर आपके अंदर पढ़ाई का जुनून आ गया ना, तो 1 से 2 साल बाद ये जुनून धीरे धीरे घटने लगेगा। इसलिए अभी वक्त है, जुनून है, जी जान लगा के पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर भुगतिएगा। हमसे क्या, हमको ना आप दीजिए, हम आपकी नौकरी में हमारा केवल ये हमको यही मिलेगा कि 1 किलो नौकरी में 1 किलो लड्डू मिठाई ले आता है। आपकी नौकरी होगी तो क्या होगा? 1 किलो मिठाई। लड़की रहती है तो आधा किलो ले आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आधा से ज्यादा कबो कोनो लइबे नहीं करती है। एगो को हम बोले थे कि तुम और लेके आओ उसको, तो वो चल गई थी वापस। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। वेद वगैरह को पढ़ना बहुत जरूरी है। वेद पढ़ा दिए, उपवेद पढ़ा दिए, उपवेद पढ़ा दिए। उपवेद के बाद हम क्या पढ़ा दिए? नहीं, ज्ञाता वगैरह तो इसी में आप उसको अंदर समझिएगा कि भाई इसके भी ज्ञाता, इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसके बाद देखिए एक होता है आपका आरण्यक। कौन सा? आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक किसे कहा जाता है? वैसी किताब जिसकी रचना जंगल में की गई थी उसे आरण्यक कहते हैं। भाई साहब पहले पूरी दुनिया में जंगल ही जंगल था, समझ में आ गया? पूरी दुनिया में क्या था? जंगल ही जंगल था। इस वजह से, जंगल के वजह से आरण्यक ही, जितनी किताबें लिखी गई हैं सब का सब क्या है? आरण्यक है। लेकिन आप याद कीजिए, वेद त्रयी हम आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? वेद त्रयी। वेद त्रयी उस किताब को कहते हैं जो बहुत प्राचीन है। 3 ही किताब थी। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 किताब वेद त्रयी में आता है। इसके 600-700 साल बाद क्या हुआ था? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद जब चल रहा था, लिखने का काम चल रहा था, तो दुनिया अब नगरीकरण की ओर चल दी थी। नगरीकरण कहने का सेंस क्या है कि अब शहरीकरण बनने लगा था, सिटीज वगैरह बनने लगे थे। अब सिटीज का मतलब ये नहीं कि स्काई स्क्रैपर्स या बिल्डिंग वगैरह बनने लगी, कि उस शहर का मतलब होता है कि व्यवस्थित ढंग से रहना। तो अर्थर्वेद के समय धीरे धीरे अब लोग शहरीकरण की ओर जा रहे थे, जिस वजह से जंगल कम हो गए थे। अतः शहरीकरण होने की वजह से अर्थर्वेद की ज्यादातर रचनाएं जंगल में नहीं की गई हैं। देखिए, आरण्यक कोई किताब नहीं होता है। जैसे मान के चलिए हम कुछ लिख दें, जैसे यहाँ पे हम कुछ इस पे लिख दिए सपोज यहाँ पे, तो हम पटना में बैठ के लिखेंगे तो नॉर्मल ये क्या कहलाएगा? वेद। और इसी को हम राजगीर के जंगल में बैठ के लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, आरण्यक हो जाएगा। तो ऋग्वेद के ज्यादातर चीजें कहाँ लिखी गई हैं? जंगल में बैठ के, इसलिए ऋग्वेद क्या है? आरण्यक है। सामवेद की ज्यादातर चीजें कहाँ लिखी गई हैं? जंगल में, तो उसमें क्या लिखा गया? आरण्यक ही है। यजुर्वेद की भी ज्यादातर हिस्सा कहाँ लिखा गया है? जंगल में, तो वो भी क्या है? आरण्यक है। लेकिन अर्थर्वेद के समय जंगल बहुत कम हो गए थे, लोग सिस्टमेटिक रहने लगे थे, इसलिए अर्थर्वेद जो था, अर्थर्वेद को हम आरण्यक में शामिल नहीं करते हैं। क्या कौन सा ऐसा वेद है जिसका आरण्यक नहीं मिला? हाँ, अर्थर्वेद का कोई भी आरण्यक नहीं मिला है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, वेदांग, वेद के अंग, इसे क्या कहेंगे? वेदांग। वेदांग होते हैं, वेदांत नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? वेदांग। वेदांग क्या है? ये वेद के अंग हैं। छोटे छोटे वेद के क्या होते हैं भैया? अंग होते हैं। तो वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। वेदांग की संख्या 6। इसका ट्रिक भी लिखा हुआ है आपके मटेरियल में। इसका ट्रिक क्या है भैया? व्याजो निशी कक्ष, व्याजो, व्याजो निशी कक्ष, व्याजो निशी कक्ष, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ये एक ट्रिक है। हाँ,
अच्छा ये वाला ये नीसी ऐसे रहेगा। अब कोई बात नहीं यार, सब दोनों को 100 ही पढ़ा जाता है यार, हमसे बता रहे ना, मात्रा हमसे गलत हो जाता है, ये सही हो भी नहीं सकता है। आधा जिंदगी खत्म हो गया, सही है नहीं हुआ, तो बुढ़ौती में कौन चीज सही होगा। देखिए ये ट्रिक है, किसी भी वेद को जब कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है तो उसे वेद पढ़ने से पहले संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वरना संस्कृत भाषा आप बोलना बड़ा क्लिष्ट हो जाता है। आप में जो लोग संस्कृत के होंगे वो लोग संस्कृत बोल लेते होंगे, अदरवाइज आप देखिएगा संस्कृत पढ़ने भी में भी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, खास करके हमको, मतलब आप लोगों को भी होता होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि संस्कृत बहुत टफ है, हम लोग उससे फेमिलियर नहीं है। साल भर में एक बार कब पूजा पाठ हुआ तो आदमी देखियो लेता है, अगर पूजा पाठ त्योहार ना रहे तो संस्कृत विलुप्त हो जाएगा कि नहीं, इसलिए हम लोग को थोड़ा वो क्लिष्ट लगता है। इसीलिए कहा गया है कि आप वेद पढ़ने से पहले उस वेद के जितने भी अंग है अर्थात वेदांग है उन्हें पढ़ लीजिए। क्या क्या चीजें, आप व्याकरण पढ़िए। क्या पढ़िए? व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण मतलब क्या होता है भैया? उसका ग्रामर। व्याकरण मतलब ग्रामर, व्याकरण मतलब ग्रामर। तो आप बताइए, इंग्लिश से पहले आप लोग को नाउन प्रोनाउन नहीं देखा जाता है? हाँ, अरे नाउन प्रोनाउन ऐसे करके बहुत बचपन में आप लोग को पढ़ाया होगा, पढ़ाया गया कि नहीं? हाँ, वह हम लोग को भी बहुत किसी चीज का नाम होता है तो नाउन होता है, उसके बदले में आएगा तो प्रोनाउन हो गया। ये हो गया जो से ज्योतिष। क्या हो गया? ज्योतिष। देखिए पुराण शास्त्र वगैरह में ज्योतिष की चर्चा बहुत ज्यादा महत्व है, पुराण एवं शास्त्र में ज्योतिष का बहुत ज्यादा महत्व है, तो ज्योतिष की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ज्योतिष की जानकारी आपको क्या होना चाहिए? होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? निरुक्त। निरुक्त ये भी उसी का एक अंग है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन टाइप का होता है। सी से शिक्षा, शिक्षा। क से कल्प, कल्प। छ से छंद। आप लोग हिंदी मीडियम, हिंदी कह रहे हैं, मैट्रिक वगैरह के एग्जाम में दिए होंगे तो छंद आपसे पूछता होगा। हाँ, दरोगा वगैरह में हिंदी है, उस सब में भी क्या पूछता है? छंद पूछता है। तो आपको हल्का फुल्का छंद वगैरह पता होंगे। हमें यहाँ छंद थोड़ी ना पढ़ना है, और ना ही हमें हिंदी का पूरा व्याकरण पढ़ना है। हम कहाँ से आपको व्याकरण पढ़ा देंगे? हम तो खुदे बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में याद किए थे। पठती, पठत, पठावा, पठंती, और वो उसी वक्त था। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे टीचर हमसे बोलते थे कि हिंदी के टीचर के तू फेल हो जाएगा, क्योंकि हमको हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लिखते भी थे गलत लिख देते थे ज्यादातर, और कहते थे हिंदी में फेल हो जाएगा। और उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि लड़का अगर 70 नंबर पा जाता है तो खुश हो जाता है, जबकि उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे 30 नंबर कहाँ चले गए। तो हम, बात उनका सही था। और हमको इत्तेफाक से ना हिंदी में शायद 92 नंबर आए थे, पूरे कॉलेज में हिंदी में सबसे ज्यादा मेरे आए थे। अब देखिए, हमको इनफैक्ट हमको ज्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन हमको, हम मेरे रिलेशन में एक दो लोग टीचर है सरकारी, उन्होंने एक बात बताया था कि बफरिंग नहीं हो रहा है जी, हम एक जगह खड़े हैं इसलिए उनको लग रहा है। बफरिंग कर रहा है क्या? नहीं, हम एक जगह खड़े हैं इसलिए लग रहा है। तो मेरे रिलेशन में एक दो सरकारी टीचर है, उन लोग का क्या कहना है कि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना तो हमारे ऊपर ऊपर से प्रेशर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों को पास किया जाए, क्योंकि करियर का सवाल है। तो शुरुआत में जब हम लोग कॉपी जांच करते हैं ना, तो उस वक्त जितना आंसर लिखा रहता है उसमें हम नंबर नहीं काटते हैं, जब तक कि उसको 30-35 नंबर नहीं मिल जाता है। और 30-35 नंबर मिलने के बाद तब आदमी कहता है कि दही ससुर आप तो पास हो ही गया है। तो हमने क्या किया होशियारी, कि जो नंबर कटने वाले चीज थे पहले उसको पहले लिख दिए, जिसमें जिसमें नंबर कट सकता था। निबंध में नंबर कटता है, 10 नंबर का रहता है, सोचा कुछ गांधी जी के जीवनी ले आएगा ना, और अगर बिहार और हिंदी यूपी बोर्ड का लड़का अगर लिखा है गांधी जी की जीवनी लिखो, खुद गांधी जी आके अपनी जीवनी लिखेंगे तो 10 में 10 नहीं देगा। ये मेंटेलिटी है उनकी। सीबीएसई वाला दे देता है। सीबीएसई वाला क्या कर देते थे? अरे जल्दी बैठो जल्दी बैठो, बोरा अपने से ले आए थे तो उसको बैठ जाना, लेके जाना फिर बोरा यहाँ पे, जगह नहीं है। तो हम क्या किए ना, ये सब नंबर वंबर वाला पहले लिख दिया, तो काफी अच्छा नंबर आ गया। जो श्लोक थे, दोहा था, मुहावरा था, इस सब में नंबर ही नहीं कटता है, तो खड़े खड़े मिलता है। तो 92 नंबर आया। हम सबसे पहले वही सर को खोज रहे थे, हिंदी वाला सर को। हाँ, फेल हो जाएगा तुम यहाँ पे। हम ले जाके उनको रिजल्ट दिए, और उनको तो पहले से पता था कि हिंदी में सबसे ज्यादा इसी का आया है। हम कहे कि सर ये रिजल्ट, तो हम उदास थे एकदम चुपचाप। कहे कि तुम खुश नहीं है? सर हम इस बात का टेंशन है कि मेरा 8 नंबर गया कहां।
कह रहे मजाक बना रहा है मेरा तू। हम कहे नहीं सर, आप ही ने तो सिखाया है। तो भाग से आ जाता है, पता नहीं कि हमको आज तक ये नहीं समझ में आता हमको कितना नंबर दे दिया, काफी ज्यादा नंबर। अब मैट्रिक में एक्यूरेट हमको भी याद नहीं है कि उसमें कितना था, बट इसी के आसपास में था। कॉलेज में हिंदी में सबसे ज्यादा मेरा था, तो उस वक्त व्याकरण वगैरह काफी पढ़ा गया था। आप लोग भी पढ़े होंगे व्याकरण, तो वही व्याकरण की इसमें चर्चा है। भारत में व्याकरण की सबसे बेहतरीन किताब अगर कोई है तो अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी। किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। किसने लिखा है? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि ने लिखा है। आपको मटेरियल मिल गया क्वेश्चन पुस्तक का, एप्लीकेशन में आज डाल दीजिएगा, अभी क्लास खत्म एप्लीकेशन में भी डाल देंगे। इस किताब को अच्छे से याद रखिएगा। रेलवे एनटीपीसी जितना क्वेश्चन पूछा है हर सेट में इससे क्वेश्चन आएगा। जितना आपको दिया गया ना उसमें देखिए हर सेट में एक क्वेश्चन आएगा, जाके मिला लीजिएगा घर। यहाँ लाइव वाले लोग को अभी डाल दिया, लाइव सेंटर वालों को भेज दिया गया, एप्लीकेशन वालों को क्लास के बाद डाल देंगे। तो ये हो गया व्याकरण, पाणिनि ने लिखा है। ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब जो थी बृहद संहिता। क्या था? बृहद संहिता। किताब का नाम बृहद संहिता। कौन सी किताब? बृहद संहिता। बृहद संहिता को लिखा किसने था? व्राहमीर ने। किसने लिखा? व्राहमीर ने। प्राचीन भारत में हमारा गणित और ज्योतिष सबसे बेहतरीन था। गणित और ज्योतिष हमारी बहुत बेहतरीन थी। तो ज्योतिष की किताब सबसे बेहतरीन बृहद संहिता। ज्योतिष की किताब बृहद संहिता किसने लिखा था? व्राहमीर। याद रखिएगा कैसे, सिंपल सा, व से बृहद संहिता, व से व्राहमीर। इसका तो बहुत फेमस किताब है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, ये बहुत फेमस किताब है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना क्या? अष्टाध्यायी। अब भाई बाकी इस सब में कोई दिक्कत नहीं। निरुक्त के लिए निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र, ये इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं है। तो आप बताइए वेदों के कितने अंग होते हैं? वेदों के कुल अंग, वेदों के अंग 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? शॉर्टकट में क्या कहते हैं? व्याजो, निशि, कच्छ। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। दो दो करके याद रखें। समझ में गया? इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कह देगा इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। तो वेदांग टोटल कितने हैं? 6। उसी में दे देगा। और लास्ट में ऑप्शन डी पे लिखा रहता है आरण्यक, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है? ऑप्शन डी। अरे ऑप्शन डी लगा के चलाना है। आरण्यक वो क्या नहीं है? वेदांग नहीं है। अब आगे समझते हैं हम लोग पुराण किसे कहते हैं। वेद तो बड़ी देख लिए हम लोग, वेद देख लिए ना, किसी को दिक्कत नहीं ना वेद में? अरे बड़ी सब चीज है। वेद, वेद के ज्ञाता, उपवेद के ज्ञाता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब। अब हमने को क्या देखना है? पुराण। देखिए पुराण में ना ये भारत के जितने भी प्राचीन राजवंश थे और भारत की प्राचीनतम संस्कृति की चर्चा किसमें है? पुराणों में है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। टोटल पुराण कितने हैं? 18। ब्रह्म पुराण बहुत ही प्राचीन है, ब्रह्म पुराण है। इसमें 3 पुराण से आपको क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आपको 18 पुराण याद नहीं रखना है, नहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुराण को गलती लिख दिए हैं। अब ठीक है? हाँ ठीक है ना? वो गलती लिख दिए होंगे। चलिए एक आपको याद रखना है। आपको कौन सा भैया? विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। दूसरा याद रखना है मत्स्य पुराण। तीसरा याद रखना है वायु पुराण। वायु पुराण, वायु पुराण। ये 3 तो याद रखना है आपको। ठीक है? कितने याद रखना है? 3। विष्णु पुराण मौर्य काल। विष्णु पुराण में मौर्य काल की ज्यादा जानकारी है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी? मौर्य काल की। अब याद कैसे रखे भैया? मौर्य काल की शुरुआत मेनली मौर्य वंश की शुरुआत कहां से हुई थी? मगध से। कहां से थे? मगध से। तो ये विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण ये सातवाहन। मत्स्य पुराण सातवाहन, सातवाहन। मत्स्य पुराण सातवाहन। वायु पुराण गुप्त। वायु पुराण गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी है। देखिए पुराणों में भारत की संस्कृति की भी चर्चा है, विष्णु भगवान के अवतारों के बीच में चर्चा किया गया है, कई जगह पे है सभी चीजें। तो ये सब में प्राचीन राजवंश वगैरह के बारे में बताया गया। उस समय हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी शिक्षा का क्या था, ये सारी चीजों को क्या किया गया है? बताया गया। समझ में गया? सर मैप में एडमिशन नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन वाले लोग आपको कल समझाए थे ना, मैप में एडमिशन नहीं होगा, सर्वर में थोड़ा भी जगह नहीं है। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मैप में उनका हम लोग उसमें असाइन कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, बाकी यहाँ पे पटना में और लाइव सेंटर में बस मैप में एडमिशन होगा, बाकी एप्लीकेशन में थोड़ा भी जगह नहीं है, भड़क जाएगा एप्लीकेशन। देखिए याद कैसे रखेंगे? याद रखने का वायु,
वायु जो होती है, आप में से कितने लोग को वायु दिखाई दे रही है? किसी को वायु दिखाई दे रही है? वायु गुप्त रूप से बह रही है। वायु कैसे बह रही है? किसी को दिखाई दे रही है आप लोग को? वायु गुप्त रूप से। मछली का देखिए, मत्स्य से क्या आ रहा है? मछली। अब जब आपके घर में मछली उछली बनता होगा तो पिताजी तो बनाते नहीं होंगे, ज्यादातर मछली उछली के काम महिला ही करती है खाना बनाने में। और भारत में वो कौन सा ऐसा राजवंश था जो मातृ सत्तात्मक था? सातवाहन। हालांकि सिंधु सभ्यता भी था, लेकिन कोई प्रमाण मिला ही नहीं। सिंधु सभ्यता को तो हमने अपने अनुमान के हिसाब से बता दिया कि मातृ सत्तात्मक। कोई लिखित लिखित तो मिला है, पढ़ा ही नहीं गया तो कंफर्म कैसे? हाँ, तो भारत में मातृ सत्तात्मक कौन सा था? मछली उछली कौन बनाती है लोग? महिला। और मातृ सत्तात्मक कौन था? सातवाहन। तो ऐसे ट्रिक लेके याद रखेंगे। विष्णु पुराण, पुराण मौर्य काल, विष्णु पुराण मौर्य काल। अब देखिए हम लोग ना, मौर्य काल बेसिकली उत्तर भारत से स्टार्ट हुआ था। हालांकि उत्तर भारत से स्टार्ट होते होते पाकिस्तान अफगानिस्तान तक चला गया। पाकिस्तान और कहां तक चला गया? अफगानिस्तान तक चला गया। तो इसमें तो कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन बेसिकली कहां से था? उत्तर भारत से। और उत्तर भारत में ज्यादा वैल्यू विष्णु भगवान की। चाहे विष्णु भगवान के, राम जी किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। कृष्ण जी किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। और साउथ में देखेंगे ना तो शंकर जी का बड़ा वैल्यू है, महाकाल का, शिव जी का। साउथ इंडिया में जाके देखेंगे ना, शिव जी का। इवन आप साउथ की मूवी भी देखेंगे ना, शिव जी की काफी ज्यादा उसमें क्या है? महत्व है। मुंबई में जाएंगे तो गणपति बप्पा मोरिया, है कि नहीं? तो अपना अपना वो है, सब सब लोग एक ही है भाई, बस बुराई पे मत चलिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो मौर्य वंश बेसिकली कहाँ चला था? उत्तर भारत से। मौर्य वंश से उत्तर भारत। और उत्तर भारत में किस भगवान की? इन्हीं के। सब लोग जितने अवतार थे लोग सब किसके थे? विष्णु भगवान के। तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण। मत सातवाहन की जानकारी मत्स्य पुराण। गुप्त वंश की जानकारी, हाँ, इसी में कहा गया था समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता है? भारत जो है ऐसे है, भारत में इधर एक अरब सागर है, एक समुद्र, नीचे में हिंद महासागर दूसरा समुद्र, इधर बंगाल की खाड़ी तीसरा समुद्र। इसका मतलब ये हरगिज नहीं हुआ कि ससुरा सुबेरे पानी यहाँ पिएगा, शाम को यहाँ पिएगा, रात में यहाँ पिएगा, मर जाएगा घोड़ा दांत चियर के। काम कब करेगा? दिन भर पानी पीते रहेगा वहां पे। तो बुलेट ट्रेन थोड़े है वहां पे। इसका मतलब ये था पहले आप पानी वहीं से पी सकते थे जो एरिया आपका है। आप दूसरे राजा के क्षेत्र में जाके पानी पिएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे कि पानी कैसे पिया। अब थोड़ी ना आज ही जाके लाइए ना पाकिस्तान से पानी। आज भी तो वही चीज है। पाकिस्तान, वो अलग बात है कि हमारा और नेपाल से रिलेशन अच्छा है, जब तक ये ओली चाचा पगलाए नहीं है। ये ओली को पता नहीं क्या हो गया। हमारा नेपाल से काफी अच्छा रिलेशन है, कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं लगता है, लोग ऐसे चले जाते हैं, शादी ब्याह तक होता है। लोग बोलते हैं ना बेटी और रोटी का रिश्ता है, मतलब वहां के लोग हमारे यहाँ आते हैं रोटी कमाने के लिए। और हमारे यहाँ बहुत सारी शादियां हो जाती है नेपाल में। जो बिहार के उस एरिया के होंगे ना, चंपारण साइड में, उधर मध्य सीतामढ़ी, वहाँ जो बहुत ज्यादा तो वहां से नेपाल से आ जाती हैं लोग। दिक्कत क्या, हम लोग की कल्चर एक जैसा है। तो पहले कहने का सेंस क्या है, समुद्रगुप्त का इतना बड़ा साम्राज्य था कि ये कहां तक पीता था पानी? पूरे का पूरे तीन तीन समुद्र का क्या कर सकता था? पानी पी सकता था। मतलब पूरा दक्षिण भारत पे उसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी है? हाँ, सातवाहन वंश। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त लिख देते हैं, आप याद रखेंगे इसका घोड़ा। विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा किसमें है? देखिए वायु पुराण में नहीं है, इसमें है विष्णु भगवान के अवतारों की चर्चा है। हालांकि विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की बहुत सारी चर्चा है, लेकिन आगे जाके बताया गया है, आगे जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी बताएंगे विष्णु भगवान के कुल कितने अवतार थे? 10। और इत्तेफाक देखिए किस बात है कि विष्णु भगवान के अवतार महात्मा बुद्ध को भी माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जिस तरह से राम जी किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। कृष्ण जी किसके अवतार थे? उसी तरह पुराणों में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध भी किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के। आप ही की बात कर रहे हैं। बहुत आसान, मतलब अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी। तो ये तो आप लोग को पुराण से क्वेश्चन आएंगे तो बना सकते हैं। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या, पांचवा वेद किसे कहा जाता है? पुराण को। पुराण को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद। वेदों का वेद किसे कहा जाता है? पुराण को। वेदों का वेद पांचवा वेद। मौर्य वंश की जानकारी किसमें?
नीचे कौन है देखिए, हॉल नंबर 2 वाले लड़के थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाएंगे आप, थोड़ा सा। अरे हॉल नंबर 2 का लड़का लोग 1 मिनट, पटना हॉल नंबर 2 का लड़का लोग थोड़ा सा शांति बैठ जाएंगे। इसका क्लास एक प्रोजेक्टर थोड़ा सा भूख भाग कर गया है, तो ऐसा चिल्ला रहा है जैसे लग रहा है कहीं आग उग लग गया है। अरे बेवकूफ कहीं का, आराम से बोलो। एक मिनट बाबू, थोड़ा एप्लीकेशन वाले लोग 1 मिनट, पटना हॉल नंबर 2 में थोड़ा सा प्रोजेक्टर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जा रहा है। हमको लगा बेचारा कोई बेहोश होश हो गया, उस तरह से आगे कर रहा है। वो एक्चुअली बाबू थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा ना, हॉल नंबर 2 के लड़के एक्चुअली प्रोजेक्टर 10 महीने से लॉकडाउन में बंद था। इसे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चीज की खराबी क्या है ना, कि उसको आराम दे दीजिएगा तो मर जाता है। मोबाइल में 10 महीना बंद कर दीजिएगा ना, चालू कीजिएगा तो पता चला गैलरी वैलरी में से 2-4 चीज उड़ गया है। देखिए थोड़ा सा हॉल नंबर 2 वाले लोग संयम बना के रखेंगे। क्या हो गया था जी हॉल नंबर 2 में उसको? जब तक आप लोग थोड़ा मन मन रिवाइज कीजिए, एक्चुअली क्या आएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हल्ला करने लगेगा। पीछे बाकी सारे हॉल में प्रोजेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। हॉल नंबर 2 वाले लोग आपका प्रोजेक्टर ठीक हो गया। हल्ला नहीं करो प्रोजेक्टर वाले, हॉल नंबर 2 वाले, यहां तक सुनाई दे रहा है। सही हो गया आपका प्रोजेक्टर, उसका प्रोजेक्टर ही चेंज करा देंगे। बीमारी वाला चीज को यहाँ नहीं रखा कीजिए आप। आप सब लोग को एक सूचना, सूचना नहीं मतलब एक सावधानी आप लोग के लिए। कल रात में हमारे साथ एक हुआ, आप लोग को कभी भी कोई मेल आए, ईमेल आईडी मेल वगैरह, खास करके उसमें जिसमें आपका अकाउंट नंबर हो और कोई लिंक दिया हो, लिंक मतलब ब्लू कलर से आता है ना वहां पे, और अगर उसमें चल रहे HTTP अगर ये लिखा हो तो गलती से भी क्लिक मत कीजिएगा। HTTP जब तक सिक्योर एस ना लिखा हो तब तक मत क्लिक कीजिएगा। सिक्योर जब तक नहीं लिखा है तब तक क्लिक नहीं करेंगे। तो जो मेरा आज 6 मिलियन होने जा रहा है, तो रात में हमको सोचे कि एक बार देखते हैं, तो यूट्यूब की ओर से एक मेल आया कि यूट्यूब की ओर मेल आया, उसने कहा कि थैंक्स टू वी आर कंग्रेचुलेशन यू खान जीएस रिसर्च सेंटर, इट्स आवर एडवाइस टू यू, हमारी आपकी एक सलाह है, तो प्लीज ओपन द कैप्शन साइन। कैप्शन एक बटन होता है, अगर हम वीडियो डालते समय कैप्शन पे क्लिक कर देंगे ना, तो जिस भाषा में हम कैप्शन क्लिक किए रहेंगे उस भाषा में ऑटोमेटिक नीचे लिख देगा। जैसे आप कुछ कुछ गाना सुनते होंगे, मूवी देखते होंगे हॉलीवुड की ना, तो नीचे कुछ कुछ लिखने आता है, हाँ सब टाइटल, उसको कैप्शन में लगा देते हैं लोग, वहां पे सब टाइटल। तो उसने कहा कि आप कैप्शन और सब टाइटल बना दीजिए। हम कहें कि इतना हम ना सोचते हैं, छोड़ दिए। लेकिन ये मेल 3-4 बार आया, तो उसने कहा कि भाई अगर आप किस तरह से सब टाइटल और कैप्शन लगाते हैं इसको देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। हम चचुआ उस पर क्लिक करने जा रहे थे, एकदम कंफर्म कर दिए रहते, लेकिन यहाँ जब देखिए एस नहीं है, अगर हम इस पे एस पे क्लिक किए रहते ना, इस पे तो सब उड़ा दिया रहता। इसलिए आप सब लोग को कहते हैं भाई, अभी ये कल की बात है इसलिए अब आपको हिस्ट्री के क्लास में बता दिए, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें आपके पिताजी का माताजी का वो हो, मतलब बैंक अकाउंट वगैरह, उस सब से ये सब मत टच कीजिएगा, सब उड़ा देगा सब। यहाँ उस सब का दूसरे पुराण चलता है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये पुराण समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग को देखते हैं उपनिषद। क्या देखते हैं? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना।
गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद। क्या कहलाएगा? उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है भैया? 108। लेकिन 108 को मान्यता नहीं मिला हुआ है। मान्यता कितने को मिला है? 13 को मिला है। कितने को? 13 को। जबकि पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। उपनिषद की संख्या कह देगा तो 108 है, लेकिन प्रमाणित उपनिषदों की संख्या महज 13 है। उपनिषद के बारे में 2 क्वेश्चन पूछता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद में ब्राह्मणों का ज्यादा महत्व या राजपूतों का ज्यादा महत्व? किसका महत्व भैया? भाई साहब, इसमें राजपूतों का ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि पहले भारत में शिक्षा को एक खास वर्ग से जोड़ दिया गया था कि भैया शिक्षा कौन देंगे? ब्राह्मण ही देंगे। और अभी भी देखेंगे ब्राह्मण लोग शिक्षा में बहुत आगे रहते हैं। भाई गरीब भी रहेगा तो भी पढ़ेगा, यही सबसे बड़ी उनकी ताकत है यहाँ पर। तो इसमें क्या किया गया? राजपूतों को क्या किया गया? महत्व दिया गया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि राजपूतों ने ब्राह्मणों के खिलाफ एक शिक्षा में क्या लाया था? बदलाव लाया था। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है कि भैया ये किस उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त कर। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, इसमें उपनिषद में आप बहुत सारा उपनिषद सुने होंगे, लेकिन एक उपनिषद सबसे ज्यादा फेमस है, जिस सब लोग जानते हैं लोग, जिसका नाम क्या है? मुंडकोपनिषद। ये सब लोग जानते हैं। किस उपनिषद को? मुंडकोपनिषद। क्योंकि इसमें ही हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है, सच की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। कौन सा? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। मुंडकोपनिषद हमें पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मुंडकोपनिषद ये आपको पहले से हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्या होना चाहिए? पता रहना चाहिए। मुंडकोपनिषद याद रहेगा। सत्यमेव जयते। हालांकि ये शब्द जो है वो इसको इसे कहाँ लिखा गया भाई? सारनाथ जो है ना, अशोक स्तंभ, उसके नीचे भी ये चीज को लिखा गया है। लेकिन वो भी कहां से लाया गया था? मुंडकोपनिषद से। कौन से उपनिषद से? मुंडकोपनिषद। सबसे पहला उपनिषद याद रखेंगे और सबसे आखिरी उपनिषद याद रखेंगे। सबसे पहला और आखिरी उपनिषद से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला उपनिषद कौन था भैया? बृहद नारायण उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद। सबसे पहला कौन था? बृहदारण्य उपनिषद। और ये बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा भी है यहाँ पर। तो बृहदारण्य उपनिषद सबसे पहला उपनिषद है। और सबसे बाद में जो उपनिषद की रचना किया गया वो कौन सा था? सबसे बाद में जो उपनिषद था, तो अकबर के समय में एक आलोपनिषद रचना किया गया, वो अकबर के समय किया गया। लेकिन सबसे पुराना उपनिषद कौन है? बृहदारण्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद। देखिए, इसको 4 बार 5 बार बोलेंगे तभी याद होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा है। इसको जब तक बोलेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा आपको। सबसे पुराना बृहदारण्य उपनिषद। अलग अलग उसमें लिखा हुआ है बृहद नारायण, तो उसको एक ही में मिला देंगे, संधि विक्षेप करके बृहदारण्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? बृहदारण्य उपनिषद। सबसे पुराना बृहदारण्य उपनिषद। सबसे पुराना बृहदारण्य उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। वह कौन सा उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते हैं? कौन सा है? मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद भाई? मुंडकोपनिषद में किस चीज की चर्चा है? अकबर के समय कौन सा उपनिषद लिखा गया? आलोपनिषद। सबसे बाद में था अकबर के समय आलोपनिषद। अकबर के समय कौन सा था? आलोपनिषद। अकबर के समय आलोपनिषद। कुछ एप्लीकेशन वाले लड़कों को देखिए कुछ प्रॉब्लम है। अकबर के समय बोलिए तो आलोपनिषद। तो ये सबसे बाद में कौन सा लिखा गया? आलोपनिषद। अब इसके बाद देखिए 2-3 ठो याद रखेंगे इसमें। एक यम और नचिकेता की कहानी। यम और नचिकेता ये एक बहुत प्रसिद्ध पुरानी की कहानी है उस समय की। यम और नचिकेता की कहानी जिस उपनिषद में है उसी में किस चीज की चर्चा भैया? ओम शब्द की। यम नचिकेता की कहानी एवं ओम, इसकी चर्चा किस उपनिषद में? कठोपनिषद। कौन सा भाई? कठोपनिषद। कठोपनिषद में कितनी चीजों की चर्चा? 3। कौन कौन?
यम, नचिकेता और ओम। यम, नचिकेता और ओम। यम, नचिकेता और ओम। यम, नचिकेता और ओम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसकी चर्चा किसमें है? कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद। देखिए भाई, मात्रा हम गलत लिख सकते हैं, इसके लिए आप माफ करिएगा। ये कठोपनिषद में। इसके बाद आपसे एक पूछ सकता है, ये यम और नचिकेता वाला पूछा हुआ है बीपीएससी में, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यम, नचिकेता और ओम की कहानी। अब ओम भैया किस धर्म से संबंधित है? भाई ये सब तो हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन ओम शब्द एक देवताओं के लिए। तो इसी से रिलेटेड एक और याद रखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी ये त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पूरे सृष्टि के रचयिता किसे कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यही तीन लोग तो पूरा का पूरा क्या है, संभाले लोग इसके शास्त्र के हिसाब से। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की चर्चा किसमें रहेगी? जालोपनिषद। किसमें? नहीं लिखा है क्या मटेरियल में? हाँ, नहीं है? देखे, तो फिर आप लोग इतना मेहरा के क्यों बोल रहे हैं? है तो कठोपनिषद। अच्छा, जवालोपनिषद लिखा है, जलोपनिषद होता है, जलोपनिषद। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश लिखा तो है भाई, जलोपनिषद है। ठीक है, लिखा है इसमें जालोपनिषद। जालोपनिषद, इसमें किसकी चर्चा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जालोपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक और कोई फेमस था, छूट रहा है। अच्छा, वो तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख दे मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, चलिए इसको फरिया के याद रख लीजिए, इसको वरना ये दिमाग से उतरेगा। उपनिषद में किसका महत्व ज्यादा दिया गया है? राजपूतों का। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसी को क्या कहते हैं? उपनिषद। पीछे वाला क्या उपनिषद पढ़ रहा है? गुरु से बड़ी दूर है सब। हॉल नंबर 2-3 वाले आप भी उपनिषद नहीं है। लाइव सेंटर वाले आप लोग और दूर है। सबसे दूर तो एप्लीकेशन वाला है, सब कोई तमिलनाडु से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो और ज्यादा दूर पे। लेकिन पहले ये सुविधा ही नहीं था ना। पहले जो सुविधा थी वो कहाँ थी? मेनली तो पहले आप माइक भी नहीं था, यहीं बैठा के पढ़ाइए सकते थे। तो पहले हमको लगता है सब तो पढ़ाइया निषदे होता था। बिना माइक के कितना दूर पढ़ा देंगे? हाँ, पढ़ाए कितना लोग को इस पे पढ़ाएंगे तो फिर कुछ सुनाई नहीं देगा, नहीं सुनाई देगा। तो पहले ऐसे पासे में गुरुजी चौकी उकी बिछा के पढ़ाते थे। हम लोग के भी टीचर तो चौकी पे पढ़ा देते थे, उनके घर जाते थे पढ़ने, चौकी उकी पे बिछा के पढ़ा देते। बचपन में आदमी बोरा पे पढ़ा है। हाँ भाई, बचपन में तो सब लोग बोरा पे पढ़े होंगे उस एज में। 1997-98 बोरा बहुत बेहतरीन था। चौक ले लो, हम लोग एक स्लेट पे लिखते थे लोग, नाक बते रहता था, इसे पोछ लेते थे। यहाँ तक शर्ट में लाइनिंग रहता था। चौक पोत पात के ले आओ। चलिए देखिए, मुंडकोपनिषद में किस चीज की चर्चा? सत्यमेव जयते की चर्चा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते, यम, नचिकेता और ओम। कठोपनिषद, यम, नचिकेता और ओम। यम, नचिकेता, ओम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सबसे बाद में अलोपनिषद। सबसे बाद में, सबसे पहले बृहदनारायण उपनिषद। सबसे पहले बृहदनारायण, सबसे बाद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जालोपनिषद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यम, नचिकेता, ओम। कठोपनिषद, यम, नचिकेता, ओम। यम, नचिकेता, ओम। सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? अब इसके बाद एक और चीज था, स्मृति साहित्य। कौन सा साहित्य? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में 36 ठो स्मृति साहित्य थे। जाते चलिएगा, आपके मिट है कि नहीं? क्या है स्मृति साहित्य? कितने थे? 36। कितने स्मृति साहित्य? 36 स्मृति साहित्य। इस स्मृति साहित्य में दो सबसे फेमस स्मृति, एक का मजाक उड़ा दिया गया, एक बहुत ज्यादा विवाद का कारण बन गया। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, इन्होंने अपनी एक स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य मतलब किसी एक व्यक्ति की विचारधारा जो रहती थी, उसे किसमें रख दिया गया था? स्मृति साहित्य में।
तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, इन्होंने अपनी विचारधाराओं को अपनी किताब में लिखा जिसका नाम रखा गया याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। ये बड़ा मजाकिया टाइप का स्मृति साहित्य था। इन्होंने कहा कि संसार ही स्वर्ग है, इसलिए अपनी आत्मा को मत तड़पाओ। अगर तुमको मन कर रहा है पिज्जा खाओगे तो कर्जा लेके भी पिज्जा खा लो, लेकिन खाओ, जो मन कर रहा है वो करो। यानी उस हिसाब से देखेंगे तो बिहार में तो बहुत लोगों का शराब पीने का मन कर रहा है, तो है कि नहीं। तो ये याज्ञवल्क्य ऋषि के थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि आप अपने शरीर वगैरह को नहीं तड़पाइए। मतलब कहने का सेंस था कि कर्जा लेके भी, उनका जो उनका भाषा था, जिस तरह से उन्होंने कहा था समझा के, कि अगर आपको कर्जा लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पीजिए, चटनी रोटी मत खाइए। भाई वो कर्जा भरेगा कौन, तो विजय माल्या बन जाएगा आदमी। खैर उसमें, लेकिन देखिए हमारी संस्कृति देखिए, अगर ये बात ये पाकिस्तान में बोले रहते ना, इनको अभी तक हरामी कुत्ता सब घोषित कर दिया है, लेकिन आज भी हम लोग इन्हें ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि। अरे हम लोग की तो संस्कृति वो रही थी, जो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे उनको भी आचार्य कहा था। यही हमारी इतनी विशाल संस्कृति रही ना कि कोनो चोट्टा आके घुस गया। बाबर झाबर नाम का आदमी आजकल कुत्ता पाल रहा है, इसे चुरा सब आके घुस गया रहता सब यहाँ पे। तो कुछ कुछ हम लोग से गलती भी हो गई, समझ में आ गया कि नहीं। तो अति ज्यादा सहानुभूति, अति विनम्रता भी हमारे लिए एक तो क्या हो गया, घातक हो गया। खैर जो इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे तो सुधार सकते हैं। अब आया मनु स्मृति। मनु स्मृति भाई इसे सबसे प्राचीन राजनीतिक किताब कहा जाता है, इसे मनु स्मृति का। मनु स्मृति में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। मनु स्मृति में किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह से कर्मचारियों को दबा के रखना चाहिए, लेकिन इसमें दो जगह आके विवाद फंस जाता है। यहाँ महिलाओं को और दलितों को बहुत ही निम्न दिखा दिया गया। मतलब इस किताब के हिसाब से महिलाएं और दलित जो होते हैं बहुत ही समाज के मतलब अलग कोटि में उनको क्या कर दिया जाता है, जगह दे दिया है, जिस वजह से इसका महिलाएं और मतलब दलित इसका विरोध करते हैं। किस किताब का, मनुस्क्रिप्ट। किसका, मनुस्क्रिप्ट का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये बहुत प्राचीन किताब है, राजनीति से संबंधित बहुत प्राचीन किताब है। हालांकि मनुस्मृति पे तो ये भी हो गया है कि भारत का संविधान हटा के मनुस्मृति लगा दिया जाए। अभी एक तो आदमी, हम ट्रेन में आ रहे थे ना, तो एक बहस कर रहा था, हम कहे भाई साहब अब इसका मतलब हमको ये पूरी किताब पढ़ना पड़ेगा तभी हम कुछ बता सकते हैं, और हम भी पूरी तरह से मनुस्मृति पढ़े नहीं है, जिस हिसाब से कि हम वहां बहस करने लगे नहीं हमारा संविधान अच्छा है या ये खराब है। क्योंकि आप दो चीज में कंपैरिजन तभी कर सकते हैं ना जब दोनों पढ़े हो। हम तो भैया संविधान पढ़े हैं, हमको लगता है कि ठीक है, अब भाई साहब हमको लगता है कि वो पढ़े होंगे, उनके हिसाब से वो ठीक होगा। लेकिन ये दो किताबें स्मृति साहित्य में सबसे ज्यादा फेमस थी, और मनुस्मृति का बहुत ज्यादा प्रचलन आ गया, क्योंकि मनुस्मृति में शास्त्र वगैरह चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया था। मनुस्मृति में इसमें दो तीन चीजें गलत भी थी। इसमें कहा गया था ना, शादी करने के लिए लड़का की आयु 25 साल होनी चाहिए और लड़की का 12 साल। दूसरा, शादी कर रहा है कि गोद ले रहा है। और ये परंपरा भारत में बहुत ज्यादा चलने लगी, और ये इतने साल चली, बाल विवाह के नाम से जाना जाने लगा। ये परंपरा बहुत ज्यादा, एक मतलब एक 12 साल की लड़की, उसको क्या समझ में आ रहा हो कि ब्याह करके भेज दिया लो। तो ये एक तो वो लोग छोड़िए, मतलब एक तो अपने वो लोग का दिमाग बहुत तेज होता है, ऊपर से 12 साल में वो का 12 साल के लड़के को आदमी दुलार से गोदी उठा लेता है। हमारे पड़ोस में मतलब बहुत लड़के घर जाते नहीं यहाँ से, तो 11-12 साल का लड़का आदमी उसको गोद में उठा लेता है। हालांकि वो गोद में खिलाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी 11-12 साल के लड़कों को आदमी गोद में खिला लेता है। कितना एज होता है उसका, 5-6 में पढ़ता होगा, यही पढ़ता होगा। उसे तो ब्याह करा दिए। आई बोका को देखिए 25 साल। चलिए, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। कई टाइप के क्या थे, विवाह थे। लेके भाग जाएंगे तो राक्षसी विवाह वगैरह वगैरह, कई टाइप की। इसमें किस चीज की चर्चा थी भैया? विवाह वगैरह की चर्चा किया गया था। किस किताब में? स्मृति मनु। इसमें देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, जीवन में हमेशा आप किसी दूसरे के लिए या समाज के लिए कितना भी भलाई कर दीजिए, लोग उस भलाई को भूलेंगे बहुत जल्दी।
और एक भी गलती कर दीजिए, लोग उसे कभी भूलेंगे ही नहीं। ये परंपरा है, ये नियम है इस समाज का। हम हो या आप हो, आप अपने रिलेशन में, दोस्तों में, मम्मी पापा में, भाई बहन में, कल को शादी ब्याह हो जाएगी, उसमें आप किसी के लिए जान दे दीजिए। ये मानव की टेंडेंसी है, इसमें आप उदास नहीं होइएगा, बल्कि इसे समझ के अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल दीजिएगा। किसी के लिए एहसान करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये 2 से 3 दिन में भूल जाएगा। और अगर किसी को आपने डांट दिया भी ना, तो एक बात याद रखिएगा कि ये साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझा गया कि नहीं? लड़की सब तो अगले जन्म तक याद रखेंगे, सर तुम मेरे पापा हो ना, पिछले जन्म में डांटे थे, मैगी नहीं खाने दिए थे, हम इस जन्म में भी गुस्सा है। तो ये दुनिया का उसूल है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को इस हिसाब से ढालिएगा कि किसी से उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि दुनिया केवल मतलब से चलती है। समझ में गया? दुनिया गोल है, कोई कहता है चपटा है, भैया दुनिया मतलबी है। यहाँ यार इंसान की मेंटेलिटी ये होती है कि बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। छाता का है, 5 मिनट पहले तुमको भीगने से वही बचाया था। ये दस्तूर है दुनिया का, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। मनुस्मृति में क्या अच्छाइयां हैं ये दुनिया कभी नहीं याद रखेगी, लेकिन मनुस्मृति में बुराइयां क्या है ये हर दुनिया के जुबान पर आएगा। इतिहास आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आप इसे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ के निकल जाए, बल्कि इससे सीखिए कि इतनी बड़ी किताब जिसे हिस्ट्री का सिलेबस बनाया गया, लेकिन इसको हमेशा कोई भी टीचर जब भी इसे पढ़ाएगा तो एक निगेटिव के हिसाब से ही पढ़ाता है, क्योंकि ये दस्तूर है दुनिया का कि आपकी निगेटिव चीजों को हमेशा ध्यान दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे का दूसरा किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर पता रहेगी, महात्मा गांधी को मारा था। तो ये दस्तूर है, आपको इस हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा। नहीं ढालेंगे ना तो आपसे विशाल विशाल जीव थे, डायनासोर मर के चल गए इस पृथ्वी से। अगर आप अपने आप को प्रकृति, वातावरण और समय के अनुसार नहीं ढालेंगे ना तो विनाश निश्चित है आपका। तो आप अपने समाज के हिसाब से खुद को ढाल दीजिए। उसी हिसाब से बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष। इसमें कितने प्रकार के विवाह की चर्चा थी? 8 प्रकार की। सबसे अच्छा विवाह जो होता है मम्मी पापा जो ढूंढ के लाते हैं वो। उसके बाद क्या है, इसमें संस्कार की चर्चा है। क्या है? संस्कार। 16 ठो संस्कार देना है किसी भी बच्चे को। कितने संस्कार देने? 16। संस्कार तो चालू हो जाता है जब से बच्चा जन्म नहीं लिया है तब से। माँ के पेट में भी है तो माँ को बहुत सारे पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह करने होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भी एक संस्कार है। उसका मुंडन होता है वो एक संस्कार है। उसे जनेऊ पहनाया जाता है वो एक संस्कार है। पढ़ने जाता है वो संस्कार है। जब गुरु के पास पहला बार एडमिशन लेता है वो संस्कार है। यही वजह है कि संस्कार से बनी है हमारी संस्कृति। और हम लोगों को बचपन से लेकर जब तक मर नहीं जाते हैं, अंतिम में जब उसे जलाया जाता है, हमारे देह को जला दिया जाता है, जिसे कहते हैं दाह संस्कार, वही है हमारा 16वां संस्कार। और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। तो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक संस्कार में बंधे हुए हैं, और इसी संस्कार से बनती है हमारी संस्कृति। और भारत की संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जो इसी किताब से मिला हुआ है। तो याद रखिएगा भाई, इतिहास में हमेशा कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको आप कुछ भी कर दीजिए। आप इस किसी आप में से जितने लड़के हैं ना, बहुत से लड़कों को पढ़ा लिखा के आदमी नौकरी दिला, इतने लड़कों का आदमी जॉब हुआ कि हम सबको स्टेज पे बुलाएंगे तो क्लास कब लेंगे यहाँ। बहुत से लड़के आते हैं भाई चलो तुम यहाँ पे, लेकिन अगर किसी लड़का को मार दिए, पीट दिए, तो हमारा इतिहास भूल जाएगा, लेकिन वो याद रहेगा वो चश्मेला के हम ओकरा पीटे थे। उसको हम भूल जाएंगे लेकिन ये डंटा नहीं भूलेगा। लेकिन याद रखिए बाबू, यही डंटा है किस दिन जब नौकरी में बैठे रहेंगे ना, ऑफिस में एसी लगा रहेगा, कोई जब आपके लिए एक पर्सनल एक स्टाफ रहेगा, चाय पानी पिएगा ना, तो याद आएगा कि था कोई टीचर जो पीट पाट के सीधा किया। इसलिए हम पीटे उठे तो उसका बुरा नहीं मानिएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लड़की लोग को हम ज्यादा क्यों बोलते रहते हैं बकलो लोकलो? क्योंकि पता है लड़कों को पढ़ने के लिए 4 साल घर वाले इजीली दे देते हैं, आसान आराम से। और लड़की का 6 महीना बाद घर वाला पूछते नौकरिया ना भूलो, अरे आमतूर ने भेजा है क्या ओकरा? हमेशा पूछते हैं। तो लड़कियों को भी ये बात समझाते हैं, जो समाज का एक दस्तूर बन चुका है, आप अपने आप को उसमें ढालिए, नहीं तो ऐसे आप वो लोग चल जाएंगे जैसे डायनासोर चल गया ना, आप लोग भी चल जाएंगे। इसलिए आप ज्यादा मेहनत से पढ़िए। समझ में गया? लेकिन लड़कियों सबको समझ में थोड़ी आता है। गर्ल्स हॉस्टल में देखिएगा तो सीढ़ी पे ना हटा के जाना पड़ता है। हटो तो क्या है, सीढ़िया पे बैठ के बतिया रही होती। हाँ हाँ हाँ। घर जाने से पहले घर जाने से पहले लड़कियां जो होती है ना, व्हाट्सएप पे उसको ब्लैक लिस्ट करके जाती है, क्योंकि उसको डर होता है कि बोका को कितना समझाएंगे, कोनो ना कोनो मैसेज भेज देगा, और रास्ता भर वो गैलरी डिलीट करते जाएगी।
और ये लड़की कहती है कि हमको गार्जियन पढ़ने नहीं देता है। भैया पढ़ने तो भेजा है, तू कौन सी कर रही है यहाँ? दिल से पढ़ाई कर दीजिए, 8 महीना बहुत है। हम बीएससी किए हुए हैं, हमको इतिहास भूगोल ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। एकेडमिक स्टडी मेरी बीएससी है, लेकिन जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया। लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद हमको ये भी याद नहीं है। हाँ, तो आप जिसे 6-6 घंटा पढ़ते हैं वो 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते भाई अभी अभी डिस्टर्ब मत करना, चल निकल यहाँ से, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी उस दिन रिजल्ट हो जाएगा, और नहीं तो आप भी जाएंगे, डायनासोर हो। समझ में आ रहा है आपको? किसी को दिक्कत? मनुस्मृति में हर एक चीजें गलत नहीं है। इवन दुनिया की कोई भी किताब या दुनिया का कोई भी सिद्धांत 100% सही नहीं होता है। हर चीज में कुछ अच्छाइयां कुछ खराबियां होती हैं। आप डिसाइड कीजिए आपको उसे क्या चाहिए। हाँ, ये बात हकीकत है कि इसमें महिलाओं को और दलितों को बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से नहीं देखा गया। लेकिन 8 प्रकार के विवाह, ये भी एक गलत ही था। संस्कार कितने? 16। इसमें 3 प्रकार के ऋण की बात कहा गया है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात कहा गया है, 4 प्रकार के आश्रमों की बात किया गया है, जिसकी चर्चा कल के क्लास में करेंगे। आपका क्लास स्टार्ट होगा, बाकी लड़के लोग निकलेंगे, लोग जिन लोग का भाई लड़की लोग निकलेंगे, एप्लीकेशन वाले लड़के कल